हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये एडवांस जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हमारा 19 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स के अंदर आप आइटरेटर्स के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है और उसके अंदर एक एरे स्टोर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एक्स नाम का एक एरे है जिसके अंदर फ्रूट्स के अलग अलग नेम्स आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, मैं इनकी ट्राइवर्सिंग करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं इनकी बारी बारी वैल्यूज को रीड करना चाहता हूँ। तो हम जावास्क्रिप्ट के बिगनर कोर्स के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास कहीं अलग अलग तरीके के लूप्स आते हैं, जैसे वाहिल, डू वाहिल, फॉर लूप, फॉर ऑफ, फॉर इन, फॉर ईच और मैप, जिनकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस एरे की ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। ट्रैवर्सिंग का मतलब इस एरे में ट्रैवल कर सकते हैं, पहले एप्पल पे, फिर ऑरेंज पे, फिर ग्रेप्स पे, बारी बारी रीड करके आप इसकी बेशक वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं, या कहीं और भी यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इसकी ट्रैवर्सिंग करनी है मुझे फॉर लूप से, तो उसके लिए जस्ट मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मैं एक वेरिएबल ले लूँगा और उसकी वैल्यू को स्टार्ट करूँगा 0 से, और यहाँ पे चेक करूँगा कि अगर आई की वैल्यू जो हमारे पास एरे है उसकी लेंथ से कम है, तब ये इस लूप के अंदर आ जाए और इसकी वैल्यू को इस तरीके से प्रिंट कर दे, जो कि हम जावास्क्रिप्ट के बिगनर कोर्स के अंदर ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं। और बारी बारी जैसे मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करता जा रहा हूँ। अब यही सेम काम हम फॉर ऑफ लूप से भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जस्ट हमारे को क्या करना है, ये काम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि और भी छोटा हो चुका है, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा कोड कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे हमें हर बार लेंथ लेनी पड़ रही थी। मगर फॉर ऑफ लूप में लेंथ का कोई भी हमें काम नहीं है। यहाँ पर जस्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर बार एक्स की वैल्यू को वैल्यूज नाम के एक वेरिएबल के अंदर डालते जा रहे हैं और यहाँ पर लूप के अंदर उस वैल्यूज को प्रिंट भी करते जा रहे हैं। तो ये जितने भी लूप्स हैं ये बेसिकली ट्रैवर्सिंग के काम आते हैं। अब इसी वाली लिस्ट में एक नया मेथड भी इंक्लूड हो चुका है जिसका नाम है आइटरेटर्स। हम यहाँ पर आइटरेटर की हेल्प से भी इस एरे में ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को बारी बारी रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे कई तरीके के लूप्स हैं, फिर यहाँ पर आइटरेटर्स क्यों बनाया गया और इसमें और इन वाले जितने भी ये मेथड्स हैं लूप के, इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, जो ये वाले लूप्स हैं हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास पूरा जो लूपिंग का कंट्रोल होता है वो हमारे हैंड में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जस्ट हमने एक बार लूप चला दिया तो उसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं उस लूप के अंदर वो सारी की सारी एक साथ ही प्रिंट होंगी, जैसे कि आप इस वाले लूप के अंदर भी देख रहे हैं। और अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे पहली वाली वैल्यू को छोड़ के या दूसरी वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दे, तो ये काम हम इन वाले लूप्स के अंदर भी कर सकते हैं। मगर उसके लिए हमारे को यहाँ पर कई तरीके की इफ कंडीशन लगानी पड़ेंगी। मगर जो ये हमारा नया मेथड आया आइटरेटर्स, इसके अंदर जो पूरा ट्रैवर्सिंग का कंट्रोल होता है वो हमारे हैंड के अंदर ही होता है। हम जब जोन सी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तभी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक्स की पहली वैल्यू एप्पल को प्रिंट करता हूँ और उसके बाद 3-4 लाइनों का कोड है, और उसके बाद मैं कभी भी दूसरी या तीसरी वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, ये सारा कंट्रोल हमारे हैंड में ही होता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका बेसिक लिखने का सिंटेक्स क्या है। देखिए, मान लीजिए मैं इसी वाले एरे को ही प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को एक वेरिएबल लेना है और उसके अंदर यहाँ पर मेरे को एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज करना है जिसका नाम होता है सिंबल डॉट आइटरेटर। अब सिंबल क्या होते हैं ये हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सिंबल एक नई डाटा टाइप आई है जिसको हम यूनिक वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स जो हमारे पास एरे था उसका यहाँ पे फंक्शन यूज किया है सिंबल डॉट आइटरेटर। आइटरेटर का बेसिकली हम यहाँ पे मतलब ये समझ सकते हैं कि आइटरेशन करनी है, मेरे को हर वैल्यू की आइटरेशन करनी है, मतलब कि ट्रैवर्सिंग, ट्रैवल करना है हर वैल्यू के अंदर। तो इस फंक्शन की हेल्प से होगा क्या, हमारे पास जो ये एरे है एक्स नाम का, इसकी सारी वैल्यू ट्रैवर्स होके वाई नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएंगी। और उसके बाद मैं किसी भी वैल्यू को अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो उसके लिए जस्ट मेरे को एक फंक्शन यूज करना है नेक्स्ट। तो देखिए उसको मैं कैसे लिखूंगा, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं लिखूंगा वाई डॉट नेक्स्ट। अब ऐसा करने से क्या होगा, वाई के अंदर जो पहली वैल्यू है एरे की, जैसे एप्पल, वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हम इसे कंसोल में या डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी प्रिंट कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ जैसे ऑरेंज, तो उसके लिए मेरे को दोबारा से यही वाला फंक्शन यूज करना है नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज वैल्यू आ जाएगी, और जब मैं लास्ट बार यहाँ पे लिखूंगा वाई डॉट नेक्स्ट, तो अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट वैल्यू आ जाएगी ग्रेप्स। अब इसका फायदा क्या होता है, देखिए मान लीजिए अगर मैंने पहली वैल्यू को यहाँ पे कंसोल में प्रिंट किया और उसके बाद मेरा 3-4 लाइनों का कोड है, और मैं बाद में कभी भी सेकंड लाइन को प्रिंट करना चाहता हूँ, या मैं प्रिंट ही नहीं करना चाहता, सिर्फ लास्ट वाले वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये भी मैं पूरा इस आइटरेटर्स की हेल्प से कर सकता हूँ। और जो ये आइटरेटर्स होते हैं ये हमारे ऐसा नहीं है ज़रूरी कि एरेस के साथ ही यूज़ होंगे, इसको हम स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये सभी मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया जिसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट की है itrators.html।
यहाँ पे देख सकते हैं आप HTML का एक बेसिक कोड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नंबर्स नाम से एक एरे बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करने वाला हूँ, 100, 200 और एक लास्ट वैल्यू 300। ये देखिए मैंने इसमें 3 न्यूमेरिक वैल्यू ऐड किए हैं, 100, 200 और 300। अब मैं इन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको कंसोल में ऐसे ही प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने लिखा console.log और यहाँ पे मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ अपना वेरिएबल नंबर्स। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर हमारा एरे प्रिंट हो चुका है। और जब मैं इसे ओपन करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पर नीचे हमारे को एक दिखेगा प्रोटो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखेंगे कुछ मेथड्स जो सारे एरे से रिलेटेड ही मेथड्स हैं, जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ जावास्क्रिप्ट के बिगनर कोर्स के अंदर। और यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक अलग से फंक्शन दिखेगा जिसका नाम है symbol.iterator। आप देख सकते हैं ये एक फंक्शन है, तो इसी को हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसका मेन यूज़ क्या है कि हम यहाँ पर एरे की हर वैल्यू के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब कि उसको आइट्रेट कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैं कंसोल के अंदर ही सबसे पहले इस फंक्शन को आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ, और टाइप किसकी चेक करना चाहता हूँ, जो ये नंबर्स हैं इसी के साथ मैं इस फंक्शन को यूज़ करूँगा जिसका नाम है symbol.iterators। ये देखिए मैं इस फाइल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए अब मैं यहाँ पर आपको ये चेक करा रहा हूँ कि जो ये नया फंक्शन आया है इसकी यहाँ पर टाइप क्या दिखाता है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये दिखा रहा है ये एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को यूज़ करके ही हम इस एरे की आइट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, जैसे ITR, मतलब कि आइट्रेशन इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने ले लिया नंबर और यहाँ पर ये मेरा आ गया आइट्रेटर। अब यहाँ पर लास्ट में मुझे क्या करना है, जहाँ पर स्क्वायर ब्रैसेस बंद हो रही है यहाँ पर फंक्शन का साइन लगाना है, मतलब कि राउंड ब्रैसेस कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये एक फंक्शन है और मैं यहाँ पर इसे कॉल कर रहा हूँ। और जब भी मैं इसे कॉल करूँगा तो इसकी वैल्यू कहाँ पे आएंगी, इस वाले वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएंगी, जिसको मैं अभी आपको कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर मैं आइट्रेटर को यूज़ कर रहा हूँ और जो भी वैल्यू आई है वो आई है इस वाले वेरिएबल के अंदर ITR, और यहाँ पर मैंने इसे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर एक एरे रिटर्न हुआ है। जब मैं इसे ओपन करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर प्रोटो करके आ रहा है एक मेथड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को एक फंक्शन मिला है। आप देख रहे हैं यहाँ पर F लिखा हुआ और इसके आगे फंक्शन का नाम है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नाम का एक फंक्शन आता है जिसकी हेल्प से हम इसकी सारी वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर ITR के बाद ही लिखूँगा नेक्स्ट, यहाँ पर मैं राउंड ब्रैसेस लगा लेता हूँ। ये देखिए अब इस मेथड को यूज़ करने से होगा क्या, हमारी सबसे पहली वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है जिसके अंदर हमारे को 2 कीज मिल रही है, एक है वैल्यू और एक है डन। वैल्यू के अंदर हमारे पास पहली वैल्यू आ चुकी है 100 और यहाँ पर एक डन लिखा हुआ है जिसके अंदर आ रहा है फॉल्स। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जब हम आइट्रेटर को यूज़ करते हैं और अगर हम इसके अंदर किसी एरे को प्रिंट कर रहे हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू है भी है, तब तक ये यहाँ पर रिटर्न करता रहेगा फॉल्स। जैसे देखिए 100 के बाद 200 है तो इसको मालूम है नेक्स्ट में एक वैल्यू है, तब ये इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। मैं इसको दोबारा से यहाँ पर नेक्स्ट को कॉल करता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 बार कॉल कर लिया। तो यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 आया, फिर आया फॉल्स, 300 आया, फिर आया फॉल्स। अब अगर मैं एक बार और यहाँ पर इसी मेथड को कॉल कर लूँ और यहाँ पर मैं फाइल को अगर सेव करूँ तो देखिए लास्ट में यहाँ पर आ गया अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने जब 3 बार इसको प्रिंट किया तो इसके अंदर 3 वैल्यूज तो थी, यहाँ पर कोई 4 वैल्यू नहीं है, 4th वैल्यू, तब इसने यहाँ पर शो कर दिया अनडिफाइंड और यहाँ पर डन की वैल्यू होगी ट्रू। इसका मतलब जब इसके अंदर कोई भी वैल्यू खत्म हो जाएगी तब यहाँ पर आंसर आएगा ट्रू और फाल्स तब तक रिटर्न होता रहेगा जब तक इसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू भी है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसका कंट्रोल हमारे पूरे हैंड में होता है। अब मान लीजिए मैं इसकी फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट ही नहीं करना चाहता तो यहाँ से मैं कंसोल हटा देता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ। तो देखिए पहली वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है, उसके बाद जब हमने प्रिंट किया तो सबसे फर्स्ट टाइम पे कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है, 200, और उसके बाद 300। आप देख रहे हैं मैं लास्ट वाली लाइन को भी डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे फाइल को सेव किया, ये देखिए, और अगर मैं इस वाली वैल्यू को भी प्रिंट नहीं करना चाहता, मतलब कि सेकंड वैल्यू को,
तो यहाँ से भी मैं कंसोल हटा देता हूँ, ये देखिए, और फाइल को सेव करता हूँ। तब इस केस में हमारे पास सिर्फ लास्ट ही वैल्यू प्रिंट हो रही है, आप देख रहे हैं, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट किया फर्स्ट टाइम तो इसके अंदर पहली वैल्यू आ गई थी 100, मगर हमने उसका कहीं यूज़ नहीं किया। फिर मैंने दोबारा से नेक्स्ट किया तो आ गई वैल्यू 200, उसको भी मैंने प्रिंट नहीं किया। जब मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया है तब मैंने उसको प्रिंट भी किया है, तो इसके अंदर वैल्यू थी 300 और यहाँ पे वैल्यू आ गई डन। तो यहाँ से आप समझ ही पा रहे होंगे कि पूरा कंट्रोल हमारे हैंड में है। यहाँ देखिए, अगर मैं इसके बाद या इसके बाद यहाँ पर कंसोल में कुछ और भी लिख देता हूँ, यहाँ पर कोई मैसेज लिख देता हूँ जैसे हेलो, और इस लाइन को 2-3 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने 3 बार यहाँ पे हेलो लिखा है और उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर भी आ रहा है 300। तो मतलब कि इसका फायदा आप देख रहे हैं कि मैं जब मर्जी आइटरेटर की वैल्यू को चेक कर सकता हूँ। और यहाँ पर हमारे को जैसे हम लूप चलाते हैं, नॉर्मल लूप, फॉर ऑफ लूप, तो उसके अंदर सारी वैल्यूज को एक साथ प्रिंट करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, मैं किसी भी वैल्यू को कभी भी यूज कर सकता हूँ, कभी भी देख सकता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है जिसके अंदर हमारे को दो चीजें मिल रही है, एक है डन और एक है वैल्यू, दो प्रॉपर्टीज हैं। इसकी वैल्यू को अगर मैं डायरेक्ट देखना चाहता हूँ वो भी मैं देख सकता हूँ। तो देखिए, मैं जैसे यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट के बाद मैं लिख लेता हूँ डॉट वैल्यू, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए सीधा वैल्यू ही प्रिंट होगी 300। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट के केस में डॉट लगा के उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट ही है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर डॉट वैल्यू लिख दिया और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट होगी। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इस लाइन को डुप्लीकेट करके यहाँ पर जो दूसरी प्रॉपर्टी है डन, उसकी भी वैल्यू चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आगे वैल्यू ट्रू। ट्रू क्यों आई है? क्योंकि इसके बाद कोई चौथी वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ से मैं एक वैल्यू को हटा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया फॉल्स। और ये फॉल्स किस केस के लिए आया? यह है थर्ड केस के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक बार मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पर वैल्यू आ गई थी 100, फिर नेक्स्ट किया तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 200। तो 200 की तो मैंने वैल्यू चेक की है और जो तीसरी वैल्यू थी उसका मैंने यहाँ पे डन प्रॉपर्टी चेक की है, तो उसकी वैल्यू थी फॉल्स आंसर। तो इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? बेसिकली अगर हम कोई कंडीशन लगा रहे हैं, कोई अपना ही लूप बना रहे हैं आइटरेटर को यूज़ करके, तब हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि डन की वैल्यू क्या है। जब तक उसकी वैल्यू फॉल्स है तब तक हम लूप को चला सकते हैं और जैसे उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी तब हम लूप को बंद कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर, अब देखिए जैसे मैंने 3 वैल्यूज़ थी, अब इसमें मान लो 30 वैल्यू होती या 300 वैल्यूज़ होती, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर लूप तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपना लूप भी बना सकता हूँ या इसकी जगह मैं दूसरा वाहिल लूप वगैरह भी यूज़ कर सकता हूँ। तो उसको कैसे यूज़ करना है मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ तक हमारा कोड सेम रहेगा। जो ये वाली वैल्यू है इसको मैं किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसका नाम ले लेता हूँ जैसे रिजल्ट। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वाहिल लूप क्रिएट कर लेता हूँ। और ये वाहिल लूप कब तक चलाना है मेरे को? जब तक डन की वैल्यू ट्रू नहीं हो जाती। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नॉट रिजल्ट डॉट डन। अब रिजल्ट के अंदर क्या वैल्यू आ रही है? ITR डॉट नेक्स्ट। तो हमने क्या लगा दिया? डॉट डन। जब तक इसकी वैल्यू ट्रू नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। और इसके लूप के अंदर मेरे को क्या करना है? बेसिकली यहाँ पर मैं एक वैल्यू को प्रिंट करने वाला हूँ कंसोल डॉट लॉग में रिजल्ट डॉट वैल्यू, जैसा कि भी मैंने आपको करके भी दिखाया था। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं सारी वैल्यू को प्रिंट करने वाला हूँ। और आपको मालूम है कि जब हम वाइल लूप चलाते हैं तो वहाँ पर हमारे को एक लास्ट पॉइंट चाहिए होता है जिसके अंदर हम यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट करना है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 100, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे लूप चल चुका है नेक्स्ट। तो यहाँ पर जब हमने प्रिंट किया तो इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 100। अब नेक्स्ट के बाद मैं यहाँ पर 200 पे आना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यही पूरी लाइन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, तो रिजल्ट में अब नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 200। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। अब इसमें बेशक बहुत सारी वैल्यूज़ भी हों, जैसे 400, 500, इन सारी वैल्यूज़ को एक साथ ही हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए सारी वैल्यूज़ एक साथ प्रिंट हो चुकी हैं। तो इस तरह भी हम आइटरेटर का यूज़ व्हाइल लूप वगैरह के अंदर भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आइटरेटर का यूज़ सिर्फ हम एरेज के साथ ही नहीं करते, स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको स्ट्रिंग का भी एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर देता हूँ और इस लाइन को कमेंट। अब यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ, ये देखिए, और इसके अंदर मैं जैसे कुछ भी लिख देता हूँ याहू बाबा। अब मैं करना क्या चाहता हूँ,
मैं इसके हर करैक्टर को रीड करना चाहता हूँ बारी बारी, मतलब कि पहले वाई प्रिंट हो, फिर ए, फिर एच, फिर ओ, फिर स्पेस, फिर इसी तरह बाबा के भी सारे करैक्टर्स। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना है, ये हमारा एक वेरिएबल है, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे रख देता हूँ str। str मतलब स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की ही मुझे यहाँ पे आइट्रेशन करनी है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा str सिंबल डॉट आइट्रेटर फंक्शन। उसके बाद मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए सारी वैल्यूज़ यहाँ पे बारी बारी प्रिंट हो रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पर ओ 2 बार आ रहा है और वो भी एक साथ। और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं उसके बाद स्पेस भी आई है। तो इस तरह हम आइट्रेटर फंक्शन को स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर हम यहाँ पर आइट्रेटर के साथ इसको यहाँ पर ऐसे प्रिंट करेंगे तो ये काम थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो इस काम को हम सिंपल फॉर ऑफ लूप की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैं फटाफट आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को अगर मुझे प्रिंट करना है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ सच char, मतलब कि करेक्टर। आप नेम कुछ भी ले सकते हैं और इसके अंदर कौन सी वैल्यू को प्रिंट करना है, स्ट्रिंग की str की, ये देखिए। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल के अंदर किसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, char। ये देखिए ये काम कितना छोटा हो गया, सिर्फ 2 लाइनों के कोड से ये सारी लाइनों का कोड का काम हम कर सकते हैं फॉर ऑफ लूप की हेल्प से भी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए। तो इस केस के लिए तो हमारा ये आइट्रेटर परफेक्ट नहीं है, यहाँ पर तो हम ये इतना छोटा काम भी कर सकते हैं। तो इस काम को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको लास्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। उसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट का नया मेथड यूज़ कर रहे थे आइट्रेटर करके, हम अपना खुद का भी आइट्रेटर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ये स्ट्रिंग को तो रिमूव ही कर देता हूँ और इस लाइन को अनकमेंट कर देता हूँ, ये देखिए। अब इन सारी वैल्यूज़ को मुझे रीड करना है, मगर उसके लिए मैं ये इस वाले मेथड को यूज़ नहीं करूँगा, मैं अपना खुद का भी आइट्रेटर क्रिएट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये सब कुछ रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे num, जिसके अंदर यहाँ पर मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा। मैं अपना खुद का ही फंक्शन बनाने वाला हूँ, उसका नाम मैं कुछ भी ले लेता हूँ जैसे नंबर आइट्रेटर। ये देखिए अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो इसके अंदर मैं पास क्या करूंगा, अपने एरे को, जिसको मुझे रीड करवाना है अपने खुद के आइट्रेटर से। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस फंक्शन को क्रिएट भी कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ नंबर आइट्रेटर। तो यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन नंबर आइट्रेटर। और ये देखिए अब जो भी मैं यहाँ से वैल्यू भेज रहा हूँ, मतलब कि जो भी एरे, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एज ए आर्ग्यूमेंट के लिए भी यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे ARR, मतलब कि एरे, जिसकी वैल्यू को मैं आगे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पर मेरे को खुद से ही आइट्रेशन करनी है। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग के लिए एक नंबर ले लेता हूँ, मतलब कि एक वेरिएबल जिसका नाम मैं रख रहा हूँ नेक्स्ट नम, और इसकी वैल्यू स्टार्टिंग देता हूँ 0, क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी एरे की पहला इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू होती है 0। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया 0, इसको मैं बाद में इंक्रीमेंट भी करता रहूँगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली ये मेरे को एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिटर्न और उसके बाद करली ब्रेसेस। ये देखिए अब जब भी ये कुछ रिटर्न करने वाला है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को कॉल करेंगे। उस फंक्शन का नाम मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैं आपको समझाने के लिए जैसे नेक्स्ट ही ले लेता हूँ उसका नाम। ये देखिए अब इस नेक्स्ट फंक्शन के अंदर बेसिकली होगा क्या, मैं यहाँ पर भी एक वैल्यू रिटर्न करूँगा। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बना लिया है और यहाँ पर रिटर्न क्या करूँगा, जैसे कि आप नॉर्मल आइट्रेटर फंक्शन के अंदर देख रहे थे कि हमारे को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा था, और ऑब्जेक्ट क्या था जिसमें हमारे को 2 प्रॉपर्टीज़ मिल रही थी, एक वैल्यू और एक डन। बिल्कुल वैसे मैं यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला हूँ। मैं ले लेता हूँ वैल्यू और उसकी वैल्यू मैं कौन सी रिटर्न करने वाला हूँ, जो भी हमारे पास यहाँ पे एरे है, ये देखिए उसके अंदर मैं यहाँ पर इस वाले वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा। तो उसकी मैं लिख लेता हूँ प्लस प्लस। तो यहाँ पर देखिए जो भी नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंट होकर आएगी वो आ जाएगी हमारे पास वैल्यू में। मैं भी आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर एक दूसरी प्रॉपर्टी भी ले लेता हूँ जो हमारा आइट्रेटर बना के दे रहा था जैसे डन, उसके केस में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉल्स। अभी यहाँ पर मैं आपको इसमें कुछ और भी चेंजेस करने पड़ेंगे, पहले मैं आपको इतना ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने फाइल को सेव किया, तो अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा क्योंकि जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो इस नम को हमने कहीं पर यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर मेरे को इसका फंक्शन भी यूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट। तो यहाँ पर उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर नम डॉट, और फंक्शन का नाम क्या है जिसको हम कॉल करने वाले हैं, उसका नाम है नेक्स्ट।
आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए वैसे ही रखा है जैसे आइट्रेटर के अंदर अपना खुद का फंक्शन होता है। नेक्स्ट, ये देखिए, अब ऐसा करने से क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहली वैल्यू आ जाएगी, और सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, 100। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारे को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ जिसके अंदर हमारे पास दो वैल्यू आ रही हैं, एक है डन फॉल्स और वैल्यू है 100। मैं इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा कम कर देता हूँ और यहाँ पर इस फंक्शन को 3 बार कॉल कर लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए तीनों वैल्यूज़ हमारे पास वैसी आ गई हैं जैसे हमारे को नॉर्मल आइटरेटर फंक्शन देता है। और अगर मैं यहाँ पर चौथी बार इसे कॉल करूँगा, जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ हैं, तब हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड। ये देखिए यहाँ पर आंसर तो आ गया अनडिफाइंड, मगर अभी भी यहाँ पर डन के अंदर वैल्यू आ रही है फॉल्स। मगर हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर आप वैल्यू आ जाए ट्रू, जैसे जावास्क्रिप्ट के एडिटर फंक्शन हमारे को रिटर्न कर रहा था। तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे हम ये रिटर्न लगा रहे हैं, बेसिकली ये रिटर्न, इसको हमें एक इफ़ कंडीशन के अंदर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक इफ़ कंडीशन क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं ये चेक करूँगा कि डन की वैल्यू क्या है, और यहाँ पर इसका एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि अगर जो नेक्स्ट नम है उसकी वैल्यू कम है, किससे कम है, जो भी एरे की लेंथ है। तो एरे की लेंथ कितनी बनेगी, 3। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एरे का ही फंक्शन यूज़ करूँगा। तो हमारा पहले हम यहाँ पे एरे ले लेते हैं, ARR.length। ये देखिए मैंने गलती से नेक्स्ट के अंदर लिख दिया, इसे यहाँ पर नहीं लिखना, इफ़ कंडीशन के अंदर लिखना है। ये देखिए अगर जैसे जैसे हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं तो ये चेक करेगा हर बार कि अगर नेक्स्ट नम की वैल्यू एरे की लेंथ से कम है तब तो ये यही रिटर्न कर दे जो हम ऑलरेडी प्रिंट करा रहे थे। ये देखिए, और अगर इसकी वैल्यू से ज़्यादा आ चुकी है तब उस केस में हमारे को यहाँ पर डन की वैल्यू को ट्रू पास करना है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर यही वाला रिटर्न कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ये वैल्यू तो हटा देता हूँ क्योंकि ये वैल्यू अनडिफाइंड है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू पास कर देता हूँ ट्रू। ये देखिए बस इतना ही काम करना था। तो यहाँ पर अब मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए जब जब उसके अंदर वैल्यू थी तब तक यहाँ पे डन की भी वैल्यू आ रही थी फॉल्स, और जैसे उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं रही तब यहाँ पे लास्ट में आ गया डन की वैल्यू ट्रू। अब मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ और भी डाल के दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने 2 वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं, 400 और 500। अब मैंने फाइल को सेव किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 4 ही वैल्यूज़ आई हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 ही बार इस फंक्शन को कॉल किया है। तो मैं इसे 6 बार कॉल कर लेता हूँ क्योंकि 5 वैल्यूज़ तो ऑलरेडी हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए 5 बार सारी वैल्यूज़ तो ठीक प्रिंट हुई हैं और उसके साथ डन भी आ रहा है फॉल्स। और जैसे ही लास्ट हमने एक बार वैल्यू और प्रिंट करी तो उस केस में कोई वैल्यू ही नहीं थी छठे नंबर पे, तो यहाँ पर डन की वैल्यू होगी ट्रू। अगर मैं एक बार और कॉल करूँ तो फाइल को सेव करके देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 2 बार डन के बाद आ गया ट्रू। तो यहाँ से आपको क्लियर हो ही रहा होगा कि कैसे हमारा खुद का आइटरेटर फंक्शन भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इसका बेसिकली यूज़ यही होता है कि अगर हमने एरे की वैल्यूज़ को तो प्रिंट करना है, मगर हम कंट्रोल सारा अपने हाथ में रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सारी वैल्यूज़ अगर प्रिंट ना करनी पड़े, सिर्फ उसमें से कोई कोई वैल्यू अगर मेरे को प्रिंट करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। देखिए जैसे मेरे को 200 प्रिंट नहीं करना, तो यहाँ पर मैं सिंपली इसके बाद कुछ इस तरीके से कॉल कर दूंगा जिसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए 100 के बाद सीधा 300 आया। तो पूरा आप कंट्रोल देख रहे हैं कि आइटरेटर की हेल्प से मेरे हाथ में आ गया। और जैसे कि मैंने आपको आइटरेटर वाले एग्जाम्पल में दिखाया ही था कि यहाँ पर हम सीधे से ही वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इसकी सीधी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मेरे को लिख देना डॉट वैल्यू। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया इसे, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, बाकी वैल्यू मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए पहले 100, फिर 300, 400, 500। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जैसे हमारा नॉर्मल आइटरेटर फंक्शन हमारे को देता है, तो जो हमने यहाँ पर खुद का आइटरेटर फंक्शन बनाया है ये भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है, बस जस्ट हमारे को यहाँ पे अपना खुद का कोड करना पड़ा। तो ये काम हम आइटरेटर वाला ऐसा नहीं कि पहले नहीं कर सकते थे, ये हम पहले भी करते थे ES6 वर्जन से पहले, मगर हमारे को इस तरीके का कोड करना पड़ता था। मगर अब ES6 वर्जन के अंदर खुद का भी आइटरेटर फंक्शन आ चुका है जिसको मैंने आपको यूज़ करना सिखाया सिंबल डॉट आइटरेटर की हेल्प से। तो उससे काम जो है ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। ये सारा काम इतनी सारी लाइन्स का सिर्फ एक ही लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, जो मैं ऑलरेडी आपको करके दिखा चुका हूँ। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है जनरेटर्स। वो टॉपिक भी जो है वो आइटरेटर से ही रिलेटेड ही है, मतलब कि इसका सेकेंड पार्ट आप मान सकते हैं।
तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।